Hello, students. In Civics Chapter 1, Power Sharing, we have already discussed about the Belgium ethnic and Sri Lanka ethnic and majorityism in Sri Lanka. So, our next topic today will be the accommodation in Belgium. So, in this chapter, we have already discussed that how the Belgium ethnics is organized and how the in Sri Lanka have the organized. So, in both countries, in Belgium and as well as in Sri Lanka, we find that the diversity in the language and cultural society we find there. But in श्रीलंका हमने श्रीलंका में देखा कि उन्होंने मेजॉरिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया और उन्होंने उसी जो मेजर सोसाइटी थी या मेजर ग्रुप ऑफ सोसाइटी थी उनके डेवलपमेंट्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो जिसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर्स जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सो लेट वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट बेल्जियम, हाउ दे फेस द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। So in Belgium, let we have to discuss. In Belgium, the leaders have recognized that the regional differences, cultural differences, and as well as the language differences. कि बेल्जियम में लीडर्स ने इन चीज़ों को उन्होंने महसूस किया कि उनके एरिया में, उनकी कंट्री में रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं। तो जब उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया तो उन्होंने 1993 में या इससे पहले मीन 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव लाए थे। लगभग उन्होंने 4 टाइम्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए और उसके बाद उन्होंने हर एक ग्रुप को ध्यान में रख कर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया, उसमें नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व किया। सो लेट वी हैव डिस्कस व्हाट दे हैव डन टू सॉल्व द diversity or the differences, the conflicts of the different groups. So let me have discuss कि recognition of the regional differences and cultural diversity, कि यहाँ के लोगों ने या इनके मेजर जो लीडर्स थे उन्होंने रीजनल डिफरेंस और कल्चरल डिफरेंसेस को उन्होंने पहचाना एंड 1970 टू 1993 दे हैव अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। इन्होंने अपने संविधान में, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स बदलाव किए थे। अब वो क्या क्या उसमें बदलाव का मतलब एक संशोधन हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ है उसको बदल देना या उसके किसी पार्ट्स में कुछ नई चीज़ें इंक्लूड कर देना, जिसकी वजह से लोगों को या ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ को किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। दे हैव द इक्वल फेसेस इन द कंट्री। सो दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, तो यहाँ पे हमको 4 रीजन ज़्यादा दिखाई देंगे। तो these 4 have to be discussed. Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central governments. आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है बेल्जियम में, वहाँ पर कुछ मिनिस्टर्स हैं और उन मिनिस्टर्स में कुछ फ्रेंच स्पीकर भी होंगे और कुछ हमारे डच स्पीकर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, एक उन्होंने डिटेलिंग की कि जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उसमें 50-50% दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले होने चाहिए। इट मीन्स अगर वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट्स में अगर 100 आपकी मिनिस्टर्स हैं तो उसमें 50 मिनिस्टर्स ऐसे होंगे जो डच स्पीकर होंगे, 50 ऐसे होंगे जो फ्रेंच स्पीकर्स होंगे। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट्स में दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल नंबर्स में मिनिस्टर्स को रखा गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट थिंग, मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कई ऐसे पावर थे, कई ऐसी
ड्यूटीज़ थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या उनकी जो अधिकार थे, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट्स के उन अधिकारों को, उन पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स अगर ये काम कर रही है तो आप भी उस चीज़ को कर सकते हैं अपने स्टेट में, अपने एरिया में। तो इससे हुआ क्या कि हर एक स्टेट्स अपने कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपने स्टेट में रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग कुछ डेवलपमेंट्स के काम कर सकती हैं, जिससे उनको सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा देखने को मिलता है। ब्रुसेल्स हैव सेपरेटेड गवर्नमेंट्स, both communities have equal representatives and representation. As we already have discussed that in Brussels, first of all, Brussels is the capital of Belgium, and in Brussels the majority of Dutchies are who are the majority in whole country, but they are the minority in the Brussels, and French speaker who are the minority in the country, but they are the majority in Brussels. So such types of ethnic developments in Brussels demanding a separate government, कि यहाँ पर ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट्स का अरेंजमेंट किया गया और उसमें दोनों कमिटी से बिलोंग करने वाले रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशंस था, वह उनमें दोनों में इक्वल बांटा भी गया था। सो यहाँ आफ्टर दैट वन मोर थिंग, कमिटी गवर्नमेंट इज ऑल्सो फॉर्म्ड। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स तो ऑलरेडी थी, इसके बावजूद वहाँ पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट्स का मेन काम था कि अपनी कम्युनिटीज़ को एक प्रॉपर मैनर में चलाना और दूसरे कम्युनिटीज़ से अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, उनकी प्रॉब्लम्स को वहीं पर सॉल्व कर देना। सो ये द कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट्स is also formed to solve the conflict between the two communities, or all the communities belong in the Belgium. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of the different communities and regions. So अब हम बेल्जियम में हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ के लीडर्स ने हर एक कम्युनिटीज़ में बिलोंग करने वाले लोगों के और उनके जो रीज़न पे जो डिफरेंस पाए जाने वाले लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना। जब ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो उस चीज़ को हम एक यूनिटी के तौर पे देख सकते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इंडिया में देख सकते हैं कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो डाइवर्सिटी के फेवर में अगर बात की जाती है तो इंडिया का सबसे बेहतर एग्जांपल आता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मेन लैंग्वेजेस हैं, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स भी हैं, डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स हैं। सो वी कैन से दैट इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी वजह से बहुत लेंथी भी है, क्योंकि हमने हर एक लोगों के रिस्पेक्ट को ध्यान में रखा, लोगों की फीलिंग्स को ध्यान में रखा, और तब जाकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया है। तो इस तरह से बेल्जियम में भी यही काम किया गया कि उन्होंने हर एक कम्युनिटीज़ को उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दिया, उनके इंटरेस्ट पे ध्यान दिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक एकोमोडेशन का वे अपनाया। सो इट इज़ द एकोमोडेशन इन द बेल्जियम कि इन्होंने अपने डिफरेंसेस को पहचाना और हर एक कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स दिया पॉलिटिकल लेवल पे। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ब्रुसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइज की, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट्स भी बनाई गई,
इस बेसिस पे वहाँ पर जो डाइवर्सिटी थी लैंग्वेजेस बेस में या जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो बनने की स्थिति थी उसको इन्होंने इस तरह से एकोमोडेशन वे में उसको सॉल्व कर दिया. सो इट इज़ द एकोमोडेशन इन द बेल्जियम. सो या वी फाइंड दैट अगर हम कंपेयर करते हैं श्रीलंका एंड बेल्जियम में तो हम ये देखेंगे कि श्रीलंका ने मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ की फीलिंग्स को ज़्यादा ध्यान में दिया और माइनॉरिटीज़ को नेग्लेक्ट किया. सो इस वजह से वहाँ पर बहुत तरीके की प्रॉब्लम सामने आए. इन लोगों ने स्ट्रगल किया और सिविल वार की कंडीशन में कंट्री को लाकर खड़ा कर दिया. लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने अपने डिफरेंसेस को अपनी डाइवर्सिटी को पहचाना और उसको एक अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में लेकर के उसको एक यूनिटी बेस पे एकोमोडेट करके एक साथ लेकर चलने की बात कही गई. सो इट इज़ द मेजर डिफरेंस इन द श्रीलंका एंड बेल्जियम. Next things we have to be discuss, why is power sharing desirable? So next two topics we have to be discussing next video.